मगर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। हिंदुस्तान की अंग्रेजी हुकूमत में आज़ादी की तारीख तय हो गई थी। ब्रिटेन राज घराने की तरफ से भारत पर शासन चला रहे वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग में एक सवाल आया, वो ये कि ब्रिटेन ने भारत को सत्ता सौंप दी, ये कैसे पता चलेगा। माउंटबेटन ने यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछी कि कोई प्रतीक तो होना चाहिए कि मेरे पास से आपके पास हिंदुस्तान की सरकार आ गई। पंडित नेहरू ने इस बारे में सी राजगोपालाचारी से मशवरा किया। राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता था, उस समय भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाते थे। उन्होंने पंडित नेहरू को तमिलनाडु में चोल राजाओं के सत्ता हस्तांतरण की परंपरा के बारे में बताया और कहा कि सेंगोल सौंपकर एक राजा दूसरे राजा को सिंहासन पर बिठाता था। सेंगोल को आप राजदंड मान लीजिए। पंडित नेहरू को यह बात जची और उन्होंने तय किया कि लॉर्ड माउंटबेटन उन्हें सेंगोल ही सौंपेंगे और वही सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होगा। इसके बाद राजा जी ने तमिलनाडु के एक बड़े और लगभग 500 साल पुराने मठ तिरुवाबड़तुरई आदीनम के महंत को संपर्क किया और कहा कि एक सेंगोल बनवाना है। इसके बाद सेंगोल बनाने का काम मद्रास के एक ज्वेलर को दिया गया। इस सेंगोल के सबसे ऊपर नंदी को बनाया गया, जो शक्ति के प्रतीक है। चांदी पर सोने की प्लेट और बेहतरीन कारीगरी के साथ सेंगोल बना, जिसे दिल्ली लाया गया। सेंगोल को पहले माउंटबेटन को दिया गया, उनके पास से उसे पंडित नेहरू के आवास पर लाया गया। गंगा जल से उसकी शुद्धि हुई और फिर पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ नेहरू को सेंगोल सौंपा। इसके बाद उस राजदंड सेंगोल की शायद ही कभी कोई चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सेंगोल को ढूंढवाया। मालूम हुआ कि वह प्रयागराज में एक संग्रहालय में पड़ा है। आज सेंगोल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब इसे नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, मगर उसको लेकर देश की राजनीति में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। इस रार तकरार का असली कारण क्या है, यह कितना उचित है और कितना गैर वाजिब, आज यही समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह को सुनिए, जो नई संसद के उद्घाटन के समय तमाम तैयारियों के साथ साथ सेंगोल के बारे में भी मीडिया को बता गए। परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था। पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। कभी कभी प्रतीक जो होते हैं वो बहुत अर्थ रखते हैं। सेंगोल
तमिल भाषा में नीति परायणता के आसपास का शब्द रखता है, अर्थ रखता है। और सेंगोल चोल राजाओं के बीच में एक राजा से दूसरे राजा को गद्दी सौंपे जाने का प्रतीक था। अब उस मुद्दे पर आते हैं जो नए संसद भवन के उद्घाटन विवाद से जुड़ा हुआ है। विपक्ष यह बात कहता रहा कि नए संसद भवन की ज़रूरत क्या है, इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है। और चलो, अगर पैसा खर्च भी कर दिया, बना भी दिया, तो फिर प्रधानमंत्री को ही उद्घाटन करना है, इसकी ज़रूरत क्या है? यह काम तो राष्ट्रपति को करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यह राष्ट्रपति का अपमान है। इस मुद्दे पर 19 विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। मसलन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, उद्धव गुट, एआईएमआईएम, सीपीएम और सीपीआई। दूसरी तरफ सरकार के साथ भी कई दल हैं जिनको लगता है कि नया संसद भवन है, देश के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए गर्व की बात है, तो इसके मौके पर रहना फर्ज है। सरकार का साथ देने वाले दलों में बीजेपी के अलावा मायावती की पार्टी, आपको हैरत हो सकती है, लेकिन बीएसपी है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, एआईएडीएमके और अकाली दल। माना यह भी जा रहा है कि नवीन पटनायक की बीजेडी भी सरकार के साथ आएगी। बीजेडी 27 तारीख को नवीन पटनायक के साथ इस पर विचार करने वाली है। तो ये दो फाड़ है देश में जितने भी दल हैं उनके, किस बात के लिए, जो नया संसद भवन है उसके उद्घाटन के मौके पर रहें या ना रहें। प्रधानमंत्री अगर करते हैं उद्घाटन तो नहीं रहेंगे। अब इस बात को समझते हैं कि विपक्ष राष्ट्रपति से ही उद्घाटन कराने का तर्क क्यों दे रहा है। इसके अलावा विरोध का कारण और क्या बता रहा है। सरकार का विरोध कर रहे नेता 4-5 बातें कर रहे हैं जिनको आप सुनिए। पहला यह है कि देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो राष्ट्रपति का है और उनके जरिए नहीं करवाना उनका अपमान है। दूसरा है कि राष्ट्रपति जो हैं आदिवासी हैं और महिला हैं, यह दलितों आदिवासियों का भी अपमान है। उद्घाटन की तारीख गलत रखी है, वो वीर सावरकर की जयंती का दिन है। अब नए संसद भवन पर शिलापट लगेगी, उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, बस इसलिए इतना खर्च हो रहा है, ये विपक्ष कह रहा है। और नई पार्लियामेंट की जरूरत नहीं थी, पैसा बेकार बहाया गया। खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे। देखिए, बीते कुछ दिनों में जब से हमें ये पता चला कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ही नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम सब ने सलाह दी, सुझाव दिए, अपना पक्ष रखा कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को, माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है, इस भावना की पुष्टि होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहाँ सुनते हैं लोगों की। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए। नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना, ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है।
और ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। वरना संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है। सुन लिया आपने। अब बारी बारी से विरोध के इन तमाम कारणों की असलियत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं करवाना सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। जब देश में यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब तमिलनाडु में दुनिया की पहली ग्रीन असेंबली बिल्डिंग तैयार हुई। उस वक्त करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। यह इमारत सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, देश के लिए भी गर्व की बात थी। जानते हैं तमिलनाडु की उस नई विधानसभा इमारत का उद्घाटन किसने किया? तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, और साथ में थी सोनिया गांधी। जब वे महज सांसद और यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब ना राष्ट्रपति का ख्याल आया और ना ही राज्यपाल की फिक्र हुई। ये जो संवैधानिक मर्यादाओं का हवाला दिया जा रहा है, यह समय समय पर बदलना नहीं चाहिए था। अब दूसरा मामला, बात दिसंबर 2011 की है। मणिपुर की नई विधानसभा बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। तब वहां कांग्रेस की प्रदेश की सरकार थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की राष्ट्रपति थी और प्रदेश में राज्यपाल भी थे। राज्यपाल को राष्ट्रपति का एक तरीके से लेफ्टिनेंट माना जाता है राज्यों में। मगर उद्घाटन किसने किया? मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने। उस समय प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति जा सकती थी, महिला भी थी। विरोध करने वाले दलों में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी है। इसलिए आपको मैं पटना लेकर के चल रहा हूं। यह तस्वीर जो आपके सामने है, बिहार विधानमंडल के नए सेंट्रल हॉल के उद्घाटन की है। और यह शुभ काम किसने किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। प्रदेश में सबसे बड़ा संवैधानिक पद राज्यपाल का होता है, तो उन्हें बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया गया। वहां भी संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का ख्याल आना चाहिए था। अभी तक जिन आयोजनों और उद्घाटनों के बारे में मैंने आपको बताया, उससे बड़ी बात मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। अगस्त 1975 जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, संसद एनेक्सी, संसद के परिसर में ही संसद के बगल में एक और बिल्डिंग बनी जहां संसद का कामकाज हो सके, क्योंकि यहां इस बिल्डिंग में बहुत दबाव था। उस एनेक्सी की बिल्डिंग का उद्घाटन खुद इंदिरा गांधी ने किया था। 1987 में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन उन्होंने ही किया। इन्हीं बातों को आधार बनाकर मोदी सरकार विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है और उसके आरोप को खारिज कर रही है कि संवैधानिक मर्यादा का हनन हो रहा है। नए संसद भवन का राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा है। ये सारी बातें बेमानी हैं। विपक्ष सिर्फ बहाने बना रहा है। बीजेपी कह रही है, सरकार कह रही है। एक कॉलोनियल पीरियड की फॉर इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है। आप 75 साल के बाद, और कई कांग्रेस के नेता थे, अभी आजकल तो थोड़ा शोर मचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नई पार्लियामेंट चाहिए, नई पार्लियामेंट। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभालने के बाद सिर्फ पार्लियामेंट का डिज़ाइन नहीं, आपको 2020 दिसंबर में इसका शिलान्यास हुआ। उसके बीच में कोविड की रिस्ट्रिक्शंस रही कंस्ट्रक्शन पे, और अगले कुछ ही दिनों में, जैसे आप सबको जानकारी है, नई पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन होगी। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए। भाई साहब, 2 डेट्स मैं आपको बताता हूँ। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहाँ तक मुझे याद आता है, 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। तो आप मेरे को ये बताइए, अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट। मुझे लगता है कि ये दिस वाज अ वेरी पुअर अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग ए डाइवर्जन।
सरकार पर आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि राष्ट्रपति न सिर्फ सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, बल्कि उस पद पर एक आदिवासी महिला बैठी है। इस लिहाज से दलितों आदिवासियों का भी अपमान हो रहा है। संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन उनसे ना करवाकर दरअसल बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की विरोधी है। चलिए मान लेते हैं विपक्ष सही कह रहा है, मगर जब राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा तो विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना कैंडिडेचर वापस लेने के लिए क्यों नहीं कहा? एक आदिवासी और वह भी महिला, आप ही की बात। आप चाहते हैं कि आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के हक में आपकी आवाज़ रहे, आपका समर्थन रहे, तो जब एक दलित पिछड़ी महिला को उतारा गया राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में, तो फिर आपने अपना रास्ता बदल क्यों लिया? पिछड़े दलितों, आदिवासियों की राजनीति करने का इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता था? मगर यशवंत सिन्हा को 3,80,000 वैल्यू के वोट मिले, इससे ज्यादा के किसने दिया? इसी विपक्ष ने। बीजेपी सवाल यह पूछती है कि जो दल विरोध कर रहे हैं उन्होंने आदिवासियों, दलितों के उत्थान के लिए किया क्या है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में 2 राष्ट्रपति हुए, एक रामनाथ कोविंद जो दलित थे और दूसरी द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी है। सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का फायदा दलितों, आदिवासियों को सीधा मिल रहा है। नहीं उद्घाटन करेंगे तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। इस शिलापट तोड़वाएंगे क्या? नीतीश कुमार जी ऐलान करे कि बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है उसको तोड़वाएंगे, तब मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। अब विपक्ष के उस तर्क को भी टटोल लेते हैं कि बेकार में पैसा बहाया गया, नए संसद भवन की जरूरत थी ही नहीं। मनमोहन सिंह सरकार में जब जयराम रमेश ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि संसद भवन की इमारत पुरानी हो चुकी है और हमें एक नए संसद भवन की जरूरत है। क्या नए संसद भवन की जरूरत है? किसने कहा? केंद्रीय मंत्री ने। किसके सरकार में? मनमोहन सिंह सरकार। और आज आप कहते हैं कि जरूरत नहीं। यूपीए सरकार के दौर में 2012 में लोकसभा की तब के अध्यक्ष मीरा कुमार ने अपने ओएसडी के जरिए तब के शहरी विकास सचिव को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में संसद भवन की मांग पर जोर दिलवाया था। आज आप कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं। ऐसे चलता नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो संसद भवन है वह 100 साल का होने जा रहा है। समय के साथ बढ़ती ज़रूरतों और तकनीकी सहूलियतों के हिसाब से वह थकने लगा है, अलबत्ता थक चुका है। यह बात नए भवन के निर्माण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी कही थी। भारत के शक्तिशाली इतिहास के साथ ही यथार्थ को भी स्वीकारना उतना ही आवश्यक है। ये इमारत अब करीब करीब 100 साल की हो रही है। बीते दशकों में इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया है, कभी नया साउंड सिस्टम, कभी फायर सेफ्टी सिस्टम, कभी आईटी सिस्टम। लोकसभा में बैठने की जगह बढ़ाने के लिए तो दीवारों को भी हटाया गया। इतना कुछ होने के बाद संसद का यह भवन अब विश्राम मांग रहा है। इस तरह बरसों से मुश्किलों भरी स्थिति रही है। बरसों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। जिस संसद भवन को आप कहते हैं कि उसमें काम तो चल ही रहा था, नए भवन की जरूरत क्या थी, वह खुद भी यह कह रहा है कि अब आप अपने लिए मेरे बदले कोई विकल्प निकाल लीजिए।
2026 में जब परिसीमन होगा और सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो क्या इसी भवन से आप चला लेंगे? वक्त से पहले अगर आपने तैयारियां कर ली हैं तो आपका काम करना आसान रहेगा और यही सरकार कर रही है। अब बात आती है पैसे की कि पैसा बेवजह बहाया गया। बीजेपी ने 2 महीने पहले कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाया था और कांग्रेस के घोटालों पर एक छोटी फिल्म बनाई थी। उस फिल्म के वीडियो में कांग्रेस के 70 साल के शासन के दौरान 4,42 करोड़ घोटाले के मामले रखे गए। अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल होता तो इतने पैसों में 24 INS विक्रांत बनाए जा सकते थे, 300 राफेल जेट खरीदे जा सकते थे और 1000 मिशन मंगल पूरे हो सकते थे। वैसे भी मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, इस तरह के घोटालों की चर्चा रही और देश की राजनीति में बवाल बना रहा, तूफान रहा। और कांग्रेस सरकार के जाने का एक बड़ा कारण वो सारे घोटाले भी रहे। अगर मैं मान लूं कि बीजेपी जितना कह रही है यानी कि 4,82,000 करोड़, उस घोटाले का आधा भी कर देता हूं, तब भी 2,40,000 करोड़ से अधिक की रकम बनती है। और संसद भवन जो अभी है नया, कितने में बना? 1,200 करोड़ में। सांसदों का भत्ता बढ़ जाए, वेतन बढ़ जाए, कोई चू चौपड़ नहीं करता। और जिस जरूरत को बहुत पहले से महसूस किया जा रहा था, उसको गलत ठहराने के लिए तरह तरह के बहाने गढ़े जा रहे हैं। मुझे लगता है कि विरोध में उतरा हुआ समूचा विपक्ष सच को समझता है, मगर राजनीति चमकाने और मोदी के खिलाफ सभी दलों को लामबंद करने के प्रयोग के तौर पर नए संसद भवन के विरोध को आजमाया जा रहा है। मजेदार बात यह है कि नेता भले ना समझते हूं या अंदर खाने समझते हूं, जिन मजदूरों ने, जिन्हें मोदी श्रम योगी कहते हैं, नया संसद भवन बनाया है, उनको यह बात कायदे से, बारीकी से समझ में आती है। नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद का उद्घाटन करेंगे। लोकतंत्र का मंदिर कहना इसे गलत नहीं होगा, क्योंकि 70 साल तक जिस पुराने संसद भवन में बैठकर हमने अपने लोकतंत्र को मजबूत किया, उसी से आज निकला है नया संसद भवन। प्रधानमंत्री की नई सौगात लोगों के नाम। लेकिन आज खास बात क्यों है? क्योंकि इंडिया न्यूज़ आपको हर वो छोटी बड़ी बातें बताता है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे खास लोग मौजूद हैं जिनकी बातें सुनना बहुत अपने आप में ही एक दिलचस्प बात, खास बात होगी। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस नए संसद भवन की ईंट रखी है, यानी वो सारे शर्मी हमारे साथ मौजूद हैं, वो सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस संसद भवन में अपना पसीना लगाया है, काम किया है। उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर क्या क्या उन्होंने किया, किस तरीके से उनको कैसा लग रहा है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? मनीष कुमार। कैसा आपको लग रहा है पुराने संसद भवन से नया संसद भवन? सबसे पहला सवाल तो ये कि डिफरेंस में कैसा लगा आपको कि प्रधानमंत्री ने ये नई सौगात दी? उसका बनावट बहुत ही सुंदर है मैम, त्रिकोण टाइप में बनावट है उसकी। अंदर काम करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने सुख सुविधा सही दे रखी है, सेफ्टी के बारे में, हर चीज़ के बारे में सही दे रखी है। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कैसा लगा आपको अंदर काम करके, क्या क्या काम आप लोगों ने किया है, किस तरीके से? सबसे पहले अगर बात करें तो पुराने संसद से नए संसद में आना अपने आप में एक गर्व की बात होती है, कैसा लगा आपको? मैम काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पुराना जो था वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और ये हमारे इंडिया के तरफ से बनाया गया है और उससे अच्छा है। अंदर भी पूरी सेफ्टी है सारी मैम, ये भूकंप से भी सुरक्षित है, बिल्डिंग गिरेगा नहीं, फर्नीचर अच्छा हो रखा है, डाइगलिंग अच्छा है मैम, और भी वर्करों को काफ़ी अच्छा सब चीज़ मिल रहा है, खाना पीना सब चीज़ मिल रहा है। 150 साल तक ही इसमें कार्यशैली कर सकते हैं सरकार, मतलब उसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 150 साल तक आप काम करना चाहेंगे उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री ने जो बनाया बहुत ही अच्छा किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत को खड़ा किया है। इनको समझ है, मगर देश की राजनीति अपनी राह चल रही है। अच्छा होता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वह इमारत जहां सांसद बैठेंगे जो हर लिहाज से हिंदुस्तानी है,
उसके उद्घाटन पर सभी दल साथ रहते हैं। इसको लोकतांत्रिक मूल्य कहते हैं। मगर ऐसा हो जाएगा तो मोदी की जय जय हो जाएगी, बस इस डर से विरोध हो रहा है। वैसे यहाँ एक आदमी का जिक्र किए बगैर नए संसद भवन की बात पूरी नहीं हो सकती। वे हैं विमल पटेल, नए संसद भवन के सेंट्रल विस्टा के आर्किटेक्ट। सेंट्रल विस्टा में नया संसद भवन भी आता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और जगन्नाथ मंदिर की मास्टर प्लानिंग, भारत के कल्चरल और अर्बन लैंडस्केप के ये सभी सिंबल्स भले ही देश के अलग अलग कोनों में स्थित हैं, लेकिन इनके मास्टर आर्किटेक्ट एक ही हैं, विमल पटेल। विमल पटेल ने नई संसद बिल्डिंग को यूं डिज़ाइन किया है कि उसमें अल्ट्रा मॉडर्न सहूलियतें, सुरक्षा के इंतज़ाम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उस पूरी बिल्डिंग लैस है। तमाम चीज़ें हैं वहाँ। यह भव्य है, विशाल है और शानदार है। इसका आकार आप देखिएगा, आप इसका आकार तिकोना है। इसमें 4 माले हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो 108 फीट की है। सबसे खास बात और अहम बात यह है कि इस इमारत में जो भूकंप रोधी है। अगर दिल्ली जोन 4 में आती है, जोन 4 में 7.6 तक का भी भूकंप आ सकता है। उस भूकंप के आ जाने के बाद भी इस इमारत की कोई भी उसका हिस्सा नुकसान के दायरे में नहीं जाएगा, साबुत खड़ा रहेगा। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बना है। अगर पुराने संसद भवन से मैं इसकी तुलना करूं तो 17,000 वर्ग मीटर यह बड़ा है। इसमें 3 दरवाजे हैं। दरवाजों का नाम देखिए, ज्ञान दरवाजा, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ज्ञान, शक्ति और कर्म। भारतीय संस्कृति और परंपरा में यह नाम जो हैं वो ठेठ हिंदुस्तानी हैं। इसलिए एक जो पहले हमारी ब्रिटिश हुकूमत की मानसिकता रही कि हम गुलाम रहे और गुलामी के जो प्रतीक थे, वो चाहे संसद भवन हो या फिर संसद भवन से निकलने वाला रास्ता, जिसको पहले किंग्स वे कहा जाता था, बाद में वो राजपथ हो गया, जिसको नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ कर दिया। तो उन निशानियों से, उन पहचान से बाहर निकलना और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था और दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी इमारत में बैठे, अपने आर्किटेक्ट के जरिए, अपने श्रमजीवियों के जरिए, अपनी सहूलियत के साथ बैठे, यह ज़रूरी है। जब आप दुनिया में एक बड़ी शक्ति के तौर पर बढ़ते हैं, एक पार बनते हैं आप, तो फिर आपके शासन और शासन व्यवस्था के जितने भी प्रतीक हैं, जितनी भी इमारतें हैं, उनमें भी वह बात दिखनी चाहिए। अंदर बैठने का जो इंतज़ाम है, अब आपके सामने ये संसद भवन है, आप पीछे देख रहे हैं पुराना बिल्डिंग, आगे नई बिल्डिंग। कैंपस एक ही है, सेम कैंपस के भीतर बस अगल बगल में एक नई बिल्डिंग बना दी गई। ये नया संसद भवन है। इंतज़ाम जो अंदर बैठने का है उसके मुताबिक लोकसभा में 888 सांसद बैठ जाएंगे और राज्यसभा में 384। इस कैपेसिटी को आने वाले समय के लिहाज से रखा गया ताकि 2026 में जब संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन होगा तो सांसदों की संख्या बढ़ेगी, तब भी काम यहाँ आसानी से, सहूलियत से हो जाएगा। ये नए भवन को लेकर के है और इसका उद्घाटन 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। विपक्ष नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने को ही मुद्दा बना रहा है और उसी के लिए विरोध कर रहा है। 19 दलों ने अपनी अपनी लामबंदी कर ली है। लेकिन लोकतंत्र में असहमतियां हो सकती हैं, टकराव विरोध हो सकते हैं। देश की खातिर, जनता की खातिर और लोकतंत्र की खातिर भी दलों के टकराव खत्म करके एक साथ बैठना जरूरी है, जो आज की तारीख में विपक्ष भूल रहा है शायद। और सत्य में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होगी, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।